वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन CBT 1 फॉर RRB जेई। ठीक है, तो जेई के साथ साथ आपका जो साइंस के क्वेश्चंस हैं वो NTPC में भी आते हैं इसी तरह के क्वेश्चंस, और ALP में भी आते हैं, बट मेनली फोकस हमारा जेई है। ठीक है, What type of reaction occurs when limestone gets converted into quick lime on heating? Decomposition, combination, displacement या double displacement? आपको ये देखना है कि आप कितना कर पाते हैं। ठीक है, मतलब 30 में से कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। ठीक है, तो बोला गया कि जब लाइम स्टोन का रिएक्शन होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है क्विक लाइम पे जब उसको हीट कराते हैं, मतलब लाइम स्टोन को हीट करा रहे हैं तो क्विक लाइम में बदल जा रहा है। तो ये किस तरह का रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन है, कम्बिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट है या डबल डिस्प्लेसमेंट है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? टूटना। मतलब एक रिएक्टेंट था वो टूट करके दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में बदल जा रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। तो जब हम लोग लाइमस्टोन किसको बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं। लाइमस्टोन को जब हीट करते हैं तो क्विक लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड बनता है जिसको क्विक लाइम बोलते हैं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। तो ये क्या हो रहा है? टूट करके दो अलग अलग प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्योंकि हीट देने पे ये हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, टूट रहा है, इसलिए इसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना है ये सारी चीज़ें। लाइमस्टोन जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है और क्विक लाइम जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड mirror surface, reflected ray and mirror surface, normal on the surface and incident ray, normal on the surface and reflected ray। ठीक है, तो इंसिडेंस जो एंगल होता है वो किस किस के बीच में होता है? ठीक है, तो ये होता है नॉर्मल ऑन द सरफेस एंड द इंसिडेंट रे। देखिए, बहुत ज़्यादा गलती होने का चांसेस होता है यहाँ पे। ये मिरर है, ठीक है, मिरर से कोई लाइट रेज आकर के टकराता है, उस रेज को बोलते हैं इंसिडेंट रे जो टकराता है। जो रिफ्लेक्ट होता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब एंगल कौन सा होता है? ये वाला जो एंगल होता है ये इंसिडेंट नहीं, बल्कि नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसी को बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट एंगल। ठीक है, गलती से भी ये वाला, ये जो 15 डिग्री लिखा हुआ है, ये 15 डिग्री इंसिडेंट एंगल नहीं है। इंसिडेंट एंगल कौन सा होता है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो बनता है। तो याद रखना है, मिरर और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है वो वाला इंसिडेंट एंगल नहीं होता है। ठीक है, उसी तरह से रिफ्लेक्टेड एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में होता है, ना कि मिरर और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। तो बहुत बार आपको मिरर देख लीजिए, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे एंड मिरर के बीच में लिखा हुआ है। ठीक है, या इंसिडेंट रे और मिरर सरफेस के बीच में, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, क्या होगा? नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच में, नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है वही होता है इंसिडेंट एंगल। और ये वाला नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर ऑफ द इकोसिस्टम इज सनलाइट, फॉरेस्ट, वाटर या लैंड। ठीक है, तो बोला कि बेस्ट एग्जाम्पल जो है इंटरेक्शन का बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के बीच में, ठीक है, वो कौन सा इकोसिस्टम है? सनलाइट इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट है, वाटर है या लैंड है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉरेस्ट। ठीक है, अब बायोटिक का मतलब होता है जिनके पास जान होता है उसको बायोटिक बोलते हैं, और एबायोटिक का मतलब जिसके पास जान नहीं होता है। तो इन दिनों का जो इंटरेक्शन होता है वो फॉरेस्ट में सबसे बेहतर होता है, क्योंकि फॉरेस्ट में जो कंपोनेंट्स है, जैसे कि है आपका ट्रीज़ हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सारे क्या होंगे? बायोटिक। और उसी तरह से वहाँ पे जो वाटर है, सॉइल है, सनलाइट है, ठीक है, वो क्या है? अबायोटिक है। तो इन दोनों का जो बेस्ट इंटरेक्शन होगा वो फॉरेस्ट में ही देखने को मिलता है। माइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, माइकोलॉजी किसका स्टडी? फॉसिल्स को बोलते हैं, प्रोटोजोआ को बोलते हैं, फंगी को बोलते हैं या लिजर्ड को बोलते हैं। माइकोलॉजी किसका स्टडी है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फंजी का या फंगाई का जो स्टडी होता है उसको माइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, बात करें फॉसिल्स फ्यूल का स्टडी को करने, फॉसिल्स का जो स्टडी करता है उसको बोलते हैं प्लेंटोलॉजी।
ठीक है। प्रोटोजोआ का स्टडी को प्रोटोजोलॉजी बोलते हैं। लिजर्ड का बोलते हैं स्यूरोलॉजी। लिजर्ड जो है वो तो एम्फीबी रेप्टाइल्स के अंदर आता है, तो रेप्टाइल्स का अगर या एम्फीबियंस का स्टडी को बोलते हैं हम लोग हेर्पेटोलॉजी। ठीक है, तो हेर्पेटोलॉजी के अंदर आता है स्यूरोलॉजी। ठीक है, लिजर्ड का स्टडी खास करके। तो माइकोलॉजी क्या हो जाएगा, फंगी। फोसिल्स, फोइल को बहुत बार पूछा गया है, तो फोसिल्स का जो स्टडी होता है वो होता है प्लेंटोलॉजी। What kind of adaptation is seen in bacteria when they form various kind of thick wall spores? Migrate, conform, suspend या regulate? ठीक है, तो बोला गया कि बैक्टीरिया जो है बहुत बार क्या करता है, थिक वॉल स्पोर्स बनाता है। ठीक है, ये जो एडेप्टेशन है थिक वॉल स्पोर्स बनाने का, ये किस तरह का एडेप्टेशन है, माइग्रेट, कन्फर्म या सस्पेंड करने का या रेगुलेट करने का। ठीक है, तो ये हो जाएगा सस्पेंड, यानी कि सस्पेंशन का। ठीक है, होता क्या है, बहुत बार जब क्या बोलते हैं इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो है वो अनफेवरेबल होते हैं बैक्टीरिया के लिए भी। ठीक है, तो उस टाइम वो क्या कर देता है, वो एक तरह का थिक वॉल स्ट्रक्चर बनाता है जिसको एंडोस्पोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो उसका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, ठीक है, उसको डिक्रीज़ कर देता है, मतलब ना के बराबर कर देता है। मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ है उसको बहुत स्लो कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से उनको सरवाइव करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी अगर फास्ट होता तो उसको बाकी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा टेंस टू जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से वो उस कंडीशन में सरवाइव कर पाता है। ठीक है, तो बहुत दिनों तक भी वो उस कंडीशन में सरवाइव कर जाता है, क्योंकि उसको बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एंटीबायोटिक? इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि एंटीबायोटिक नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एंटीबायोटिक नहीं है, क्योंकि ये एक तरह का हार्मोन है। हार्मोन क्या है, जो हमारे हाइपोथैलेमस, ब्रेन जो है हाइपोथैलेमस है ना, वहाँ से रिलीज़ होता है। ठीक है, सॉरी, प्रोड्यूस बाय द हाइपोथैलेमस एंड रिलीज बाय पोस्टीरियर, है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वहाँ से होता है। ठीक है, और ये जो है खास करके ऑक्सीटोसिन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है चाइल्ड बर्थ में, सोशल बॉन्डिंग में, रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो ये एक एंटीबायोटिक नहीं है, एक हार्मोन है। ठीक है, उसके बाद बात करें जैसे इथ्रियोमाइसिन है, पेनिसिलिन है, टेट्रासाइलिन है, ये हम लोग को अलग अलग तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है। ये सारे क्या हैं, एंटीबायोटिक्स ही हैं। द एलॉय इज एन एलिमेंट, ए कंपाउंड, ए हेट्रोजेनिक्स मिक्सचर, ए होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, तो एलॉय क्या होता है, एलॉय मतलब मेटल को मेटल के साथ मिक्स करते हैं, या मेटल को मेटल के साथ और फिर नॉन मेटल के साथ अगर मिक्स करते हैं तो उसको बोलते हैं एलॉय। ठीक है, तो एलॉय से उसका जो प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, वो डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये किस तरह का ये है, एक एलिमेंट है, कंपाउंड है, हेट्रोजेनस मिक्सचर है या होमोजेनस मिक्सचर है? तो इसका आंसर हो जाएगा होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, अब हेट्रोजेनस क्यों नहीं है? हेट्रोजेनस का मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जहाँ पे आपको मतलब जो मिक्सचर देखने को मिल रहा है उससे आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं, मतलब दिखेगा वो चीज़। ठीक है, हेट्रोजेनस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें जो कंपोजिशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म है, और उसको क्लियरली दिखेगा कि ये अलग है, ये अलग कंपोनेंट्स है, ये अलग कंपोनेंट्स है। ठीक है, भले ही मिक्सचर हो, जैसे हम लोग झालमुड़ी खाते हैं, झालमुड़ी में क्या होता है, मिर्चाई, मुड़ी वगैरह, है ना, भेलपुड़ी भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्लियरली हमको दिखता है कि ये अच्छा ये मिर्चाई है, इसको फेंक सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये एक तरह का मिक्सचर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ये एक तरह का हेट्रोजेनस मिक्सचर है, क्योंकि उसमें क्लियरली दिख रहा है कौन सा मिर्चाई है, कौन सा प्याज है, कौन सा क्या है। ठीक है, लेकिन जो एलॉय है, इस एलॉय में मतलब क्या होता है, दो मोर मेटल्स या मेटल्स और नॉन मेटल को क्या करते हैं, ब्लेंड करते हैं, एक साथ लेकर के आते हैं, तो उसमें पता नहीं चलेगा अब कौन सा मेटल कौन सा है। तो ये क्या है, होमोजेनस मिक्सचर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस केप्ट प्लांट कूल?
फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, ट्रोपिज्म या जर्मिनेशन। प्लांट को कूल रखने में कौन हेल्प करता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ट्रांसपिरेशन मतलब क्या होता है समझिएगा। ठीक है, मैंने सेट 1 में या फिर सेट 2 में भी बताया है कि ट्रांसपिरेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट जो है अपना एक्सेस वाटर को लीव्स के थ्रू, उसको लीव्स के स्टोमेटा के थ्रू वो बाहर निकाल देता है वाटर वेपर के फॉर्म में। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। अब जब वाटर निकाल दे रहा है वो एवापोरेशन के थ्रू निकाल दे रहा है, तो ये जिसकी वजह से प्लांट क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, प्लांट को ठंडा रखता है। जर्मिनेशन में क्या होता है, जर्मिनेशन का मतलब ये होता है कि सीड जो है वो सीडलिंग में बदल जा रहा है, यानी कि सीड छोटा सा था सीड, वो अब छोटा सा प्लांट की तरफ बढ़ रहा है, उसको सीडलिंग बोलते हैं। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस की बात करें तो जानते हैं कि जहाँ पे प्लांट जो है अपना खाना बनाता है, ठीक है, किसके हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि उसको एयर से मिलता है, और वाटर जो है सॉइल से मिलता है, और ये फूड बनाता है तो क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है, तो प्लांट को कूल रखने का काम ट्रांसपिरेशन रखता है। व्हेन ए कॉइल कैरी ए करंट इन इज प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड, force is produced on it. This is the working principle of cooler, motor, turbine या generator. ठीक है, तो बोला गया कि एक करंट कैरिंग कॉइल था, ठीक है, जिसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, प्लेस करते हैं, तो यहाँ पे एक तरह का फोर्स प्रोड्यूस होता है। ये कौन से वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मोटर। ठीक है, मोटर जो है इसी प्रिंसिपल पे काम कर रहा है कि एक करंट कैरिंग वायर है, वो उसको मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो वहाँ पे फोर्स प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से वो रोटेट होने लगता है। ठीक है, ये काम कौन सा प्रिंसिपल, किसका प्रिंसिपल है, तो ये हो जाएगा मोटर का। व्हाट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, टैप वाटर, रेन वाटर, सी वाटर या नन ऑफ द अबव? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रेन वाटर। ठीक है, अब रेन वाटर प्योर क्यों है, टैप वाटर क्यों नहीं है? क्योंकि टैप वाटर में हम लोग को आयंस वगैरह मिलते हैं, मिनरल्स वगैरह मिल जाएंगे, सी वाटर में तो सॉल्ट वगैरह होता ही है। ठीक है, तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर क्या होता है, सुनिएगा, जिसमें कोई भी आयंस वगैरह नहीं हो, इम्प्योरिटी नहीं मिला हुआ। तो जो रेन वाटर होता है एक्चुअली क्या होता है, जब पानी जब भाप बनता है, ठीक है, तो वो उसके साथ जितने भी इम्प्योरिटीज़ था वो नीचे रह जाता है। पानी एक्चुअल में प्योर जो वाटर है वो ही एवापोरेट होता है। ठीक है, वही एवापोरेट होकर के पानी बनता है और वापस से वो रेन के फॉर्म में गिरने लगता है। लेकिन ये भी याद रखना है आपको, हो सकता है कि इन्वायरमेंट में, हो सकता है कि होता ही है, इन्वायरमेंट में अलग अलग तरह के एसिड्स वगैरह होते हैं। ठीक है, जिसको जो एसिड रेन का कारण बनता है, तो एसिड रेन में भी फिर क्या है, एसिड रेन में भी इम्प्योरिटी आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे रेन वाटर सिंपली बोला है तो रेन वाटर क्या हो जाएगा, प्योर फॉर्म हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ एटॉमिक नंबर 7, बेरिलियम, नाइट्रोजन, बोरोन या एल्युमिनियम? इसका एटॉमिक नंबर 7 है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है क्योंकि इसके पास कितने प्रोटॉन है, 7 है, 7 प्रोटॉन। और एटॉमिक नंबर जो डिसाइड होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से ही डिसाइड होता है। ठीक है, बात करें एटॉमिक मास की, ठीक है, उससे हम लोग क्या डिसाइड करते हैं, उससे वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर जो है ये 4 है। बोरोन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 5 है। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 13 है। ठीक है, द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, द आइडिया ऑफ स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, बोला गया कि फोर्स बिटवीन टू बॉडीज आर ऑलवेज एंड अपोजिट। ठीक है, बोला गया कि दो बॉडी के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है। ठीक है, ये कौन से न्यूटन का कौन सा लॉ है जो इस आइडिया को स्टेट करता है?
ठीक है। तो ये हो जाएगा न्यूटन का जो तीसरा लॉ है, जिसमें ये बोला गया है कि व्हेन यू अप्लाइंग सम फोर्सेज ऑन द बॉडी, द सेम एंड इक्वल फोर्स विल बी अप्लाइड ऑन यू बाय दिस बॉडी। ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लगाते हैं वो भी आपको उतना ही फोर्स लगाता है। ठीक है। तो ये जो है न्यूटन्स का तीसरा लॉ है। बात करें, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है न्यूटन्स का सेकंड लॉ, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या कहता है। थर्ड लॉ तो फर्स्ट लॉ क्या कहलाता है, पहले फर्स्ट लॉ की भी बात करते हैं। न्यूटन का जो पहला लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि न्यूटन का जो पहला लॉ है उसमें दो कंसेप्ट है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। यानी कि कोई बॉडी जब रेस्ट पे रहता है तो वो रेस्ट में रहेगा जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, या मोशन पे है तो मोशन में ही रहेगा जब तक कि उसको कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है। तो ये होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही इनर्शिया को ही एक्सप्लेन करता है। सेकेंड लॉ की बात करें जो कि इम्पोर्टेंट है, ये कहता है कि फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट में जो फोर्स लगता है वो उस ऑब्जेक्ट के मास और एक्सेलरेशन के बराबर होता है, या फोर्स लगने वाला फोर्स जो है उसका मास और एक्सेलरेशन पे ही डिपेंड करता है। ठीक है। तो यह है सेकंड लॉ। द नंबर ऑफ आइसोटॉप्स इन हाइड्रोजन 2, 3, 4 एंड 5, क्या होगा इसका आंसर? ठीक है। हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स जो बनते हैं वो कितने बनते हैं? 3 हैं। क्या क्या? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। ठीक है। तीनों जो है ये हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं। अब सुनिएगा, आइसोटॉप्स मतलब क्या होता है? जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम हो या नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो। ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग होंगे लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर अलग होता है, उसको बोलते हैं आइसोटॉप्स। ठीक है। जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं कि प्रोटियम यानी कि जो कि हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स है, इसमें एक प्रोटॉन है। ठीक है। ड्यूटेरियम, इसमें भी एक प्रोटॉन है, और ट्राइटेरियम में भी एक प्रोटॉन है, लेकिन फ़र्क क्या आ रहा है? न्यूट्रॉन में। ठीक है। तो प्रोटियम में न्यूट्रॉन जो है 0 है, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन है, और ट्राइटेरियम में 2 न्यूट्रॉन है। ठीक है। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि ट्राइटेरियम में जो है कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है। ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में ही हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप्स हैं उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का ही चेंज है, पहले 0, ड्यूटेरियम में 2, उसके बाद न्यूट्रियम में 1, ट्राइटेरियम में 2। द कंपोजिशन ऑफ एक्वारिजिया का कंपोजिशन क्या होगा? डाइल्यूट HCl, कंसनट्रेटेड HNO3। इसका रेशियो दिया हुआ है 3:1। या डाइल्यूट होगा ना कंसनट्रेटेड होगा, ये पूछा गया है। ठीक है। और क्या रेशियो में होगा? रेशियो तो सेम ही दिया हुआ है। ठीक है। अब ये बताना है कौन सा डाइल्यूट होगा, कौन सा कंसनट्रेटेड होगा, या दोनों डाइल्यूट या दोनों कंसनट्रेटेड। ठीक है। तो एक्वारिजिया जो होता है वो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है। ठीक है। तो ये दोनों ही क्या होता है? कंसनट्रेटेड होता है। ठीक है। क्या रेशियो में? 3:1 में। तो इसका काम क्या है फिर? ये जो एक्वारिजिया बना रहे हैं जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो कि नोबल मेटल्स जैसे कि गोल्ड है, प्लेटिनियम को डिज़ोल्व करने का काम करता है। ठीक है। तो एक्वारिजिया का काम है नोबल मेटल्स जो कि गोल्ड है, प्लेटिनियम है, उन सारे को डिज़ोल्व करने का काम करता है, जो कि नॉर्मल एसिड जो है नहीं कर पाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अल्कली मेटल? मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम या लिथियम? अल्कली मेटल्स का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? हाँ। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है ये अल्कली मेटल का एग्जाम्पल नहीं है। बात करें अल्कली मेटल का, तो ये सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, लिथियम भी है। अब सुनिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ पे पूछा कि अल्कली मेटल में कौन होते हैं? जो पहले ग्रुप के मेंबर होते हैं, पहले ग्रुप के, ठीक है, वो होते हैं अल्कली मेटल। जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है ना, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, ये सारे देखिए अल्कली मेटल लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पे, जैसे दिया हुआ था मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, ये जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल है। हम लोगों को क्या पूछा था? नॉट एग्जाम्पल ऑफ अल्कली मेटल, यानी कि ये तीनों तो अल्कली मेटल है, ये मैग्नीशियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है। ठीक है। इसलिए यही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है। ये याद भी रखिएगा कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये पहले ग्रुप में, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये सेकंड ग्रुप में। ठीक है।
काम आएगा आपका, ठीक है। इज़ ए नेचुरल सोर्स ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का नेचुरल सोर्स क्या है? ऑरेंज है, टैमरिंड है, टोमेटो है, विनीगर है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा विनीगर। तो हम लोग को जो एसिटिक एसिड मिलता है वो विनीगर से मिलता है, ठीक। बात करें ऑरेंज से क्या मिलता है? साइट्रिक एसिड मिलता है, टैमरिंड से टार्टरिक एसिड और टोमेटो से ऑक्जेलिक एसिड। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड स्टेमन, पिस्टल, पेटल्स या सेपल्स, क्या बोलते हैं? ठीक है। तो इनर मोस्ट पार्ट जो है इनमें से देखिए, स्टेमन जो है फ्लावर का पार्ट है, फ्लावर का जो पार्ट है स्टेमन, पिस्टल, पेटल्स, सेपल्स, ठीक है, ये सारे ही फ्लावर के पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे देखिए सेपल्स जो है लोअर लीव जो होता है, जो जो कली को संभाल के रखता है, उसको सेपल्स बोलते हैं, ठीक है। पेटल्स क्या हुआ? मतलब पत्ती हैं, पंखुड़ी हैं जिसको बोलते हैं ना, जैसे गुलाब की पंखुड़ी में, तो उसको पेटल्स बोलते हैं। तो इनर मोस्ट पार्ट पूछा है ना, तो इनर मोस्ट तो ये दोनों नहीं हो सकते, ठीक है। इनर मोस्ट क्या होगा? जो अंदर में होगा। तो अंदर में क्या होता है? पिस्टल। पिस्टल एक्चुअली किसको बोलते हैं? जो प्लांट में, फ्लावर में भी क्या होता है? मेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। तो फीमेल का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं पिस्टल। यही जो है सबसे अंदरूनी पार्ट होता है, ठीक है। बात करें फ्लावर का मेल पार्ट को स्टेमन बोलते हैं। इसका फिर दो पार्ट है, एंथर और फिलामेंट। और पिस्टल का दो पार्ट है, तीन पार्ट है। एक होता है स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, ओव्यूल है, ठीक है। अगला, इज ए केमिकल सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस फ्री हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन, सॉलिड, लिक्विड, एसिड या गैस। ठीक है, इनमें से केमिकल सब्सटेंसेस है जो फ्री हाइड्रोजन आयन देता है सॉल्यूशन में, ठीक है। कौन सा केमिकल सब्सटेंस होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा एसिड, ठीक है। एसिड जो है वो फ्री हाइड्रोजन आयन देता है। जब इसको एक्वस सॉल्यूशन में यानी डिसॉल्व करेंगे तो ये हाइड्रोजन आयन देगा, ठीक है। जबकि बात करें यहीं पे अगर वो होता कि हाइड्रोक्साइड आयन कौन देगा, ठीक है, यानी कि OH कौन देगा, तो ये हो जाता बेस, ठीक है। ए बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल डाउन ए हिल विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 8 टन? 40 न्यूटन, 400 न्यूटन, 4000 न्यूटन या 40,000 न्यूटन? ठीक है। तो एक कोई बस है जो रेस्ट पे है, ठीक है, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा अगर उसका मास 8 टन है तो, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है ये। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास दिया हुआ है 8 टन और एक्सेलरेशन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे यूनिट जो दिया हुआ है वो टन में दिया हुआ है। तो 1 टन बराबर 100 kg नहीं होता है, ठीक है, गलती मत कीजिएगा, वो क्विंटल होता है। 100 क्विंटल, सॉरी, 1 क्विंटल में 100 kg होता है, लेकिन टन की बात करें तो वो 1000 होता है, ठीक है। तो 1 टन में कितना? 1000 kg होता है, ठीक है। टन में और क्विंटल में बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए गलती नहीं करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कन्फ्यूज करने के लिए ही इतने सारे ऑप्शंस दिए गए थे, सब में सिर्फ एक तो जीरो भरा हुआ है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करने से हम लोग को आ जाएगा 40 न्यूटन, सॉरी 4000 न्यूटन। द बैंड ऑफ ब्लू लाइट डिफ्रैक्शन लुक्स इन कंपेरिजन टू look in comparison to red light, what is the impact? ठीक है, तो बोला गया कि ब्लू लाइट का जो डिफ्रैक्शन है इन कंपैरिजन टू रेड लाइट, क्या किस तरह का डिफ्रैक्शन देखने का? डिफ्रैक्शन पैटर्न बिकम्स नैरोवर, पैटर्न डिसअपियर, पैटर्न बिकम ब्रॉडर, दिस इज नो, देयर इज नो चेंज। मैंने रेड के मुकाबले जो ब्लू बैंड का ब्लू लाइट का जो डिफ्रैक्शन है वो ज़्यादा दिखेगा, कम दिखेगा, ब्रॉडर दिखेगा या नैरोअर दिखेगा, ये सारी चीज़ें हैं। या पैटर्न डिसअपेयर हो जाएगा या चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा जो रिलेशनशिप है उसको, ठीक है। तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का वो जो रिलेशन है ना,
बैंड विथ के साथ, ठीक है, बैंड विथ का जो रिलेशन है वेवलेंथ के साथ वो चीज़ समझना पड़ेगा, ठीक है। तो बीटा बराबर क्या होता है, लेमडा डी अपॉन डी। तो फ्रिंज विथ या फिर बैंड विथ का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेमडा से, ठीक है। तो बाद बाकी कैपिटल डी जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट टू द स्क्रीन और विथ ऑफ द स्लिट है, ठीक है। तो यानी कि बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है लेमडा के, तो जिसका लेमडा ज़्यादा होगा उसका क्या होगा, बीटा भी ज़्यादा होगा, अगर जिसका लेमडा कम होगा उसका बीटा भी कम होगा, ठीक। तो इसलिए क्योंकि लेमडा किसका ज़्यादा होता है, लेमडा तो रेड का ज़्यादा होता है और ब्लू का कम होता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं लेमडा क्या है, वेवलेंथ, तो वेवलेंथ रेड का ज़्यादा होता है और ब्लू का कम होता है, तो बीटा भी क्या, जो फ्रिंज विथ है वो भी कम हो जाएगा। अब फ्रिंज विथ कम होने की वजह से क्या होगा, जो डिफ्रैक्शन बैंड्स है वो नैरोवर हो जाएंगे, है ना, नैरो हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे एंड मोर क्लोजली स्पेस्ड, ठीक है। तो इसका आंसर डिफ्रैक्शन पैटर्न बिकम्स नैरोवर व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद बेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रोड्यूस। जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, ओनली वाटर या सॉल्ट वाटर एंड हीट, सॉल्ट एंड वाटर, क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सॉल्ट वाटर एंड हीट, ठीक है। क्योंकि जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है, जो हीट को रिलीज करेगा, ठीक है। तो जब एसिड और बेस रिएक्ट्स करता है न्यूट्रलाइजेशन, तो H प्लस आयन जो है H प्लस आयन और OH आयन, क्योंकि बेस का OH आयन होता है और इसका एसिड का क्या होता है, H प्लस आयन रिलीज कर सकता है। तो H प्लस आयन एसिड से आया और OH कहाँ से आया, बेस से आया, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बनाया बोला। तो दोनों मिलकर क्या बनेगा, H2O भी बनेगा और सॉल्ट भी बनेगा, तो दोनों ही बनता है, H2O सॉल्ट भी बनता है और हीट भी रिलीज होता है। आर यूज टू नो द स्पीड ऑफ एनी व्हीकल, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, टेकोमीटर या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो स्पीड ऑफ ए व्हीकल को पता करने के लिए यहाँ कौन सा ये होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा स्पीडोमीटर, ठीक है। गाड़ी में देखिएगा ये लगा हुआ रहता है स्पीडोमीटर, ठीक है। अब ओडोमीटर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय व्हीकल हैज़ ट्रेवल, मतलब कि गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होता है वो ओडोमीटर, देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है इतना इतना किलोमीटर, इसका मतलब क्या है, ये ओडोमीटर है और ये क्या है, स्पीडोमीटर है। स्पीडोमीटर से स्पीड पता चलेगा, ओडोमीटर से डिस्टेंस पता चलेगा, ठीक है। और टेकोमीटर क्या होता है, ठीक है, इंजन का जो रोटेशन स्पीड है ना, रेवोल्यूशन पर मिनट जिसको बोलते हैं, कि उसका कितना रेवोल्यूशन पर मिनट स्पीड है, ठीक है, इसी को बोलते हैं टेकोमीटर। द जनरल फार्मूला ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन का जनरल फार्मूला क्या होता है, C4H8, C4H6, C4H10, C4H12, क्या होगा ब्यूटेन का, ठीक है। तो सबसे पहले इसको समझिए कि ब्यूट है, तो ब्यूट का मतलब क्या होता है, ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, ठीक है। उससे पहले क्या होता है, मेथ होता है 1 कार्बन, ईथ होता है, जैसे इथानॉल बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है, इथेन बोलते हैं, तो इथेन में 2 कार्बन। उसके बाद आता है प्रोपेन, प्रोपेन में 3 कार्बन, ब्यूटेन में 4 कार्बन, पेंटेन में 5 कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे ब्यूटेन बोला गया है, ब्यूटेन। उसके बाद बात करें हाइड्रोजन कितने होंगे, ठीक है, तो ब्यूटेन जो है ये सिंपली एन वाला फार्मूला है, ANE, ठीक है। एन का साथ जो फार्मूला होता है वो होता है अल्केन, इसको अल्केन का ही ये है, अल्केन से ही आया ब्यूटेन, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला आता है CnH2n+2, ठीक है। तो Cn मतलब C का वैल्यू अगर 4 रखते हैं, ब्यूटेन में 4 रखना पड़ेगा हमको, तो H2n+2 करना पड़ेगा, H2n बोले तो 8 + 2 कितना हो जाएगा 10, तो C4H10 होगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे अगर ब्यूटेन की जगह ब्यूटीन होता, मतलब अल्केन की जगह अल्कीन होता, तो क्या होता, CnH2n यानी कि C4H8 हो जाता, अल्कीन अगर होता तो, ठीक है। यहीं पे अगर अल्काइन होता तो क्या होता, C4H6 होता, ठीक है, ये वाला हो जाता, ठीक है। तो ये तीनों ही फार्मूला आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इज डिजॉल्व फ्रॉम फॉर्म, प्लाज्मा, WBC, RBC या प्लेटलेट्स, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, नाइट्रोजन वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो गलती से भी RBC नहीं मारिएगा, रेड ब्लड कॉर्पसेस, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। यहाँ पे क्या पूछा है,
फूड को ट्रांसफ़र कर रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड तो आने वाले टाइम के ट्रांसफ़र होना ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफ़र कर रहा है, नाइट्रोजन वेस्ट को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो ये हो जाएगा प्लाज्मा। ठीक है। WBC की बात करें तो WBC क्या काम करता है, वाइट ब्लड सेल जो है ये इम्यून सिस्टम का काम करता है। ठीक है, जो कि हमारे बॉडी को अलग अलग तरह के पैथोजेंस वगैरह से बचाता है ना। RBC की बात करें तो ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, और प्लेटलेट्स की बात करें तो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, जिसको कोकुलेशन भी बोलते हैं, यानी कि खून का जमने में हेल्प करता है। ठीक है, तो प्लाज्मा ही है जो कार्बन डाइऑक्साइड को या फूड को या नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, जैसे कि यूरिया है टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गेन तक पहुंचाता है उसको। व्हाट डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए कार्बन कंपाउंड, फंक्शनल ग्रुप, मोलिकुलर मास, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, लेंथ ऑफ द कार्बन चेन। कार्बन कोई भी कार्बन का कंपाउंड है उसका केमिकल प्रॉपर्टीज हम किस चीज़ से पता करते हैं, फंक्शनल ग्रुप से, मोलिकुलर मास से, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम से, लेंथ ऑफ कार्बन चेन से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप से। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है एक्चुअली, कोई स्पेसिफिक एटम होगा या उसके साथ एटम का अरेंजमेंट होगा। ठीक है, जो कि कार्बन के साथ बंधा हुआ होता है। ठीक है, जो कि उसका जो है अलग अलग जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसका अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं। ठीक है, तो जिससे हम लोग को उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चल जाएगा। बात करें मोलिकुलर मास की, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम की, लेंथ ऑफ कार्बन चेन की। ठीक है, तो ये सारे जो है, ठीक है, ये सारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, उसके बाद बात करें हम लोग इसके अलावा भी कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट हुआ, बॉइलिंग पॉइंट हुआ, डेंसिटी हुआ, सोलिबिलिटी हुआ, ये सारे क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल भी दिया यहाँ पे कि अल्कोहल जो है, जैसे अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप, या यानी कि OH होता है। ठीक है, इसका मतलब वो जो है केमिकली अल्कोहल ही है। ठीक है, चाहे वो उसमें कितना भी कार्बन लगा हुआ है, कितना भी कार्बन का चैन लगा हुआ है, लेकिन है तो वो अल्कोहल ही। तो किसी भी कार्बन कंपाउंड का जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो फंक्शनल ग्रुप से ही डिसाइड होता है। व्हाट टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर ऑलवेज हैज़ ए वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, सिलेंड्रिकल मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर या प्लेन मिरर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कन्वेक्स मिरर जो है हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट टाइप का इमेज बनाता है। ठीक है, आप ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखें, यानी इररेस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, आप कहीं पे भी रखें, ये हमेशा लाइट को डाइवर्ज ही करेगा। ठीक है, तो याद रखना है, पूछा भी जाता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर लाइट ऑलवेज डाइवर्ज, तो ये हो जाएगा कन्वेक्स मिरर। ठीक है, और इसमें जो है हमेशा जो है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनते हैं। ठीक है, और छोटा इमेज बनता है। ठीक है, ये तो हुआ कन्वेक्स मिरर की बात। जैसे बात करें एक बार प्लेन मिरर की, तो प्लेन मिरर भी तो वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनाता है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, स्फेरिकल मिरर। इनमें से कौन सा ऐसा स्फेरिकल मिरर जो वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है, यहीं पे पूछता कौन सा मिरर है जो कि ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता, तो कन्वेक्स भी हो जाता और प्लेन मिरर भी हो जाता। लेकिन यहाँ पे स्फेरिकल पूछा है, स्फेरिकल का दो पार्ट होता है, कन्वेक्स या फिर कनकेव। ठीक है, बात करें कनकेव की, तो कनकेव मिरर ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। कनकेव मिरर में दोनों ही रियल भी इमेज बन सकते हैं और वर्चुअल भी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनाता है, लेकिन ये प्लेन होता है, स्फेरिकल नहीं होता है। व्हाट आर द इमीडिएट सिम्टम्स ऑफ आर्सेनिक पॉइजनिंग थ्रू ड्रिंकिंग वाटर, बहुत ज़्यादा अगर आर्सेनिक हम लोग कंज्यूम करेंगे तो उससे क्या होगा, चेंज ऑफ पिगमेंटेशन, स्किन लीजन्स, डायरिया या हाइपर केराटोसिस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डायरिया। ठीक है, तो आर्सेनिक अगर वाटर में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जो कि टॉक्सिक लेवल में हो जाता है, कंसनट्रेशन का ज़्यादा बच जाता है तो वो टॉक्सिक लेवल का हो जाता है। ठीक है, तो उससे बहुत तरह के बीमारी होते हैं, जैसे वोमिटिंग होना, एब्डोमिनल पेन होना, मैंने क्या बोलते हैं, पेट में दर्द होना। ठीक है, उसके बाद डायरिया होना, इस तरह के बीमारी आपको देखने को मिलेगा अगर आर्सेनिक ज़्यादा मात्रा में है हमारे वाटर कंटेंट में। ठीक है, टूथपेस्ट प्रिवेंट
tooth decay by neutralizing the excess acidity means of emulsification, the action of fluoride making a coat of calcium over teeth surface। क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, तो टूथपेस्ट जो है उसमें क्या होता है, टूथपेस्ट जो है एक्चुअली बेस होता है। ठीक है, तो हम लोग जो खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाने के बाद भी कुछ कुछ खाने के ही एलिमेंट्स जो है हमारे दांतों वगैरह में फंसे हुए रह जाते हैं या दांतों में रह जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे जो बैक्टीरिया हमारे माउथ में जो अलग अलग तरह के बैक्टीरियाज हैं वो क्या करता है, उस पर अटैक करता है और उसको क्या कर देता है, शुगर में बदल देता है। ठीक है जी, तो हार्मफुल और उसमें क्या होता है देखिएगा क्या बोला, इट इनकाउंटर एंड न्यूट्रलाइज द हार्मफुल एसिड प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया इन द माउथ। ठीक है, तो ये बोला गया कि वो जो हमारा जो फूड दांत वगैरह में था ही, उसको क्या करता है, ये जो बैक्टीरिया है वो एक एसिड बनाता है जिसकी वजह से जो है फूड है जो है वो शुगर में बदल जाता है और वो क्या करता है, आहिस्ते आहिस्ते दांत को ख़त्म करने लगता है। तो हम लोग टूथपेस्ट से क्या करते हैं, टूथपेस्ट बेसिक नेचर का है, तो जैसे ही वो दांत में जाता है तो जो एसिड बन रहा था बैक्टीरिया के द्वारा वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, जिसकी वजह से उसका असर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिडिटी इन द माउथ, इन द टीथ, है ना। विच अल्कोहल इज नोन एज वुड स्प्रिट, बेंजाइल अल्कोहल, इथानॉल, मिथानॉल या ग्लिसरीन। वुड स्प्रिट किसको बोलते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिथानॉल को बोलते हैं। ठीक है, जिसका फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अल्कोहल ही है, ऑक्साइल ग्रुप ही है। ठीक है, CH3OH। अब इसको वुड स्प्रिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो है मिथानॉल को ना मिथानॉल को जो बनाया जाता है वो वुड को हीट करके विदाउट एयर, माने एयर के एब्सेंस में बनाया जाता है, इसलिए इसको क्या नाम रखा गया है, वुड स्प्रिट। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक भी होता है, जहरीला होता है। ठीक है, तो इसका काम जैसे अलग अलग तरह के, सॉरी ठीक है 29 ही क्वेश्चन है, कोई बात नहीं 29 ही क्वेश्चन है। तो इसको जो इसका यूज़ जैसे एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद आपको सैनिटाइज़र के तौर पे यूज़ होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होता है, मैंने अगर खा ले तो वो जहर का काम करेगा। ठीक है, तो 30 नंबर क्वेश्चन शायद मैं ऐड करना भूल गया। ठीक है, कोई बात दिक्कत नहीं, 29 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किए। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। ठीक है, हम लोग इसी तरह से आने वाले वीडियोस करते रहेंगे हम लोग जेई के लिए। ठीक है, और तरह तरह के एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, आप नेक्स्ट वीडियो ये देख सकते हैं और नेक्स्ट प्लेलिस्ट। थैंक यू सो मच for watching।